स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देयर इज a uniform electric field is acting in space. Electric field is E vector. If we imagine a surface inside the electric field whose area is A, then electric flux is nothing but the dot product of electric field and area vector. Area is a vector quantity whose direction normal to the surface. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस सरफेस से पास होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पर सरफेस के नॉर्मल है, तो फ्लक्स हो जाएगा phi इक्वल टू E इंटू ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इक्वी डिस्टेंस है कि थोड़ी सेपरेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के परपेंडिकुलर था तो फाई इक्वल टू आ जाएगा E इंटू ए। बट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है बट इट इज एक्टिंग एट सम एंगल फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो यहां पर E का कंपोनेंट क्या आएगा इस नॉर्मल की डायरेक्शन में, E cos थीटा। तो उस केस में जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा phi इक्वल टू E cos थीटा इंटू ए, दैट इज EA cos थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है। अब देखिए यहां पर थीटा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है यानी नॉर्मल की डायरेक्शन में है तो उस केस के अंदर थीटा 0 डिग्री होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल 90 डिग्री होगा और उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अब अपन कुछ क्वेश्चंस जो है यहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन। इस ट्यूब को नाम दे दिया अपन ने ए बी सी डी ई एफ जी ओ, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई आई कैप। तो अलग अलग फेज से इस ट्यूब के कितना फ्लक्स पास होगा ये अपन को निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर ये जो सरफेस है एफ जी डी ई, डीई फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस डीई एफ जी, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो मुझे बताइए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और इस सरफेस का एरिया लेट डायमेंशन ऑफ क्यूब ई स्मॉल है तो इसे इसका एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका नॉर्मल इधर आएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो यह आ जाएगा कॉस 90 डिग्री। इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0। ठीक है, इस फेज से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। अगर मैं बात करूं सरफेस
AOEF, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस AOEF, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और एरिया कितना आएगा? A स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा यहां पर 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, देन फ्लक्स विल बी E इंटू A स्क्वायर, ये इससे पास होने वाला फ्लक्स होगा। यहां पर अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, इसी टाइप से अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। इफ देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग along positive x axis, E vector is equals to AX I cap, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड x डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में मुझे एक बात बताइए कि ये जो फेस है कौन सा वाला? DEFG, DEFG, इससे वाला पास होने वाला फ्लक्स तो 0 ही होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0 हो गया। लेकिन अगर मैं इस फेस की बात करूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू BCDG, BCDG, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? EA cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है AX I कैप, और A एरिया A स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1, तो यह आ जाएगा A क्यूब X, A क्यूब X। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस BCDG। इस टाइप से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी फेज से कितना फ्लक्स पास होगा यहां पर। अब अपन डिस्कस करेंगे गॉस लॉ। Gauss law, what do you mean by Gauss law? According to the Gauss law, flux passing through a bounded three-dimensional surface is 1 upon epsilon times of total charge present inside the bounded surface। किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। जैसे अपन एक पहले सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं स्पीयर का। किसी स्पीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ है, यहां पर कंसीडर अ क्लोज स्पीयर एंड चार्ज Q इज प्रेजेंट इनसाइड द स्पीयर। सपोज सेंटर पे चार्ज Q रखा हुआ है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थीटा नॉर्मल के साथ एंगल होता है। इफ वी टेक अ वेरी स्मॉल सरफेस ds, अगर अपन ने एक बहुत ही स्मॉल सरफेस ds ली है, तो यहां पर ये नॉर्मल होगा बिकॉज रेडियस इज द नॉर्मल टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस स्मॉल सेगमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? ये जो स्पीयर का अपन ने एक छोटा सा सरफेस लिया है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? फाई इज इक्वल्स टू ई ds या da, जो भी आप सरफेस ले रहे हैं, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा यहां पर 0 डिग्री है, तो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू डी ए cos 0, then d phi is equals to E into dA। और पूरे स्पीयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा इस सरफेस पर? तो फाई इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू डी ए। तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q by R square integral of dA. Phi is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. इसी छोटी छोटी सरफेस लेके उससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल के उसका समीशन निकालेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, तो ये आ जाएगा dA इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. पूरे स्पीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर. आर डिस्टेंस अपन आर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फ्लक्स आएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ये इस क्लोज स्पीयर से पास होने वाला फ्लक्स होगा ड्यू टू द चार्ज Q. इस चार्ज Q के कारण इससे पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी अपन ने चार्ज सेंटर पे लिया था. अगर आप चार्ज किसी और पॉइंट पे लेते हैं इनसाइड द स्पीयर, एक आर्बिटरी पॉइंट लिया, यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, तो इसकी एक छोटी सी सरफेस अगर आप इमेजिन करते हैं, एक स्मॉल सरफेस इमेजिन करते हैं और इसको अपन ने ज्वाइन किया सरफेस से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी. और इस सरफेस का जो सपोज नॉर्मल है, अब यहां पर ये रेडियस नहीं होगी, ठीक है. प्रीवियस केस में अपन ने जब सेंटर से इसको ज्वाइन किया था तो रेडियस एक नॉर्मल थी स्पीयर के लिए, उस सरफेस के लिए. बट हियर दिस इज नॉट नॉर्मल ऑफ द सरफेस डीए. ये इसका नॉर्मल नहीं होगा. सपोज नॉर्मल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी. तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा. देन डी फाई इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका स्मॉल एरिया है डी ए कॉस थीटा. दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू वेरी स्मॉल सरफेस डीए. ये छोटी सी सरफेस डीए से पास होने वाला फ्लक्स होगा. तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर. And you know that dA cos theta upon r square is nothing but the solid angle subtended by small surface. ये जो स्मॉल सरफेस है, ये जो सॉलिड एंगल बनाएगी सेंटर पे, ये है डी ओमेगा. ये सॉलिड एंगल आ जाएगा. तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ, दिस इज द सॉलिड एंगल डी ओमेगा. एंड यू नो दैट सॉलिड एंगल at any point inside the bounded surface is 4 pi स्टेरेडियन. किसी बाउंडेड सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है. तो यहां पर ये जो टोटल सॉलिड एंगल होगा इस पूरे स्फीयर का, वो होगा 4 पाई. तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई. तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, देन फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ये फ्लक्स आ जाएगा. तो यहां पर देखिए अपन इसको इंटीग्रेटिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू इज नथिंग बट द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बाउंडेड सरफेस. जो ये है क्यू, ये बाउंडेड सरफेस में जितना चार्ज प्रेजेंट है वो चार्ज है. तो यहां पर जो Q है सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज है, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, आइदर इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द सरफेस. यहां पर जो E होगा, जितने भी चार्ज है चाहे वो अंदर है या बाहर है, उन सबके कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो फ्लक्स इस टाइप से अपन गॉस लॉ को डिराइव कर सकते हैं और गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू बेटा, आज का टॉपिक इतना ही था.